नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। मैं हूं प्रशांत भारद्वाज। आज वो बड़ा दिन है जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। जब से चुनाव आयोग ने ऐलान किया था कर्नाटक में चुनाव का, तभी से लेकर आज तक सिर्फ कर्नाटक के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग 13 मई की तारीख का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज 13 मई है और आज सुबह से कर्नाटक चुनाव के नतीजे आप सभी के सामने हैं। कर्नाटक में एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो पैटर्न पिछले 38 सालों में देखने को मिला है, वहां पर जो जनादेश जिस तरह का वहां की जनता देती है, इस बार भी कुछ वही हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है। और 5 सालों के बाद वहां की जनता ने एक बार दोबारा से सरकार बदलने के लिए वोट दिया है, ऐसा लगता है। क्योंकि जो अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, उन रुझानों में कांग्रेस पार्टी बहुमत को पार कर चुकी है। जी हाँ, कांग्रेस बहुमत को पार के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहां पर 224 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 113 की जो सीट का जो आंकड़ा है सीटों का, वो बहुमत का आंकड़ा होता है। और 113 में से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अभी 119 सीटों पर बहुमत रुझानों में पा चुकी है। जी हाँ, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त तक 119 सीटों पर कांग्रेस बढ़त बना चुकी है, रुझानों में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। दूसरी तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है, वो 80 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है। जेडीएस जो एचडी कुमारस्वामी की पार्टी है, जो कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता में भी रही थी, वो 23 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे चल रही है। और जो अन्य दल हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो 2 सीटों पर आगे चल रही हैं। तो कर्नाटक में अभी तक जो तस्वीर सामने आई है वो कुछ इस तरह की है। और इसके अलावा बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर कर्नाटक को लेकर अभी तक जो आ रही है सामने, वो यही है कि जैसे कि आप सभी एग्जिट पोल्स आप सभी ने देखे होंगे। एग्जिट पोल्स में जो तस्वीर सामने आई थी, अलग अलग एजेंसीज के एग्जिट पोल्स थे, अलग अलग चैनलों के एग्जिट पोल थे, उनमें कांग्रेस को ही बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए दिखाया गया था। कुछ एग्जिट पोल ऐसे थे जिनमें दोनों पार्टियों के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई गई थी, लेकिन यहां पर टक्कर हमें बहुत ज्यादा क्लोज ऐसी दिखाई नहीं दे रही है। यहां पर हालांकि बीजेपी के पास भी एक थोड़ा अच्छा फिगर है कहने के लिए, लेकिन यह कहा जा सकता है कि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी काफी पीछे रह गई है और कांग्रेस जो है वो सत्ता में वहां पर कर्नाटक में वापसी करती हुई नजर आ रही है। 2013 से लेकर 2018 तक कर्नाटक में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन फिर इसके बाद में 2018 में अनिश्चितताओं का कुछ ऐसा दौर चला वहां पर कि बहुमत किसी भी पार्टी को जो है वो नहीं मिल पाया था। बीजेपी 104 सीटों के साथ उस वक्त सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी जरूर थी, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर कांग्रेस और जेडीएस के गठबंधन ने सरकार चलाई थी। 37 सीटें जेडीएस के पास थी और लगभग 80 सीटों के आसपास जो है 80-85 सीटें वो कांग्रेस के पास थी। तो उन दोनों पार्टियों ने पहले मिलकर सरकार बनाई, फिर इसके बाद में वहां पर सत्ता पलट हुआ। इसके बाद फिर बीजेपी ने जो है सरकार बनाई, वहां येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहे। और फिर लेकिन इसके बाद दोबारा से जब अनिश्चितताएं जगी, फिर इसके बाद में बीजेपी ने जो है वो जोड़ तोड़ करके सरकार बनाते हुए वहां पर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया था, जो इस वक्त तक भी अभी तक मौजूदा वहां पर मुख्यमंत्री है। तो कर्नाटक ने बीते 5 सालों में अनिश्चितताओं का दौर देखा है लगातार, और शायद यही वजह है कि इस बार वहां की जनता ने जो वोट दिया है वो एक स्थायी जनादेश और स्पष्ट जनादेश के लिए ही वोट दिया है। वहां का जो जनादेश है वो बिल्कुल स्थायी और स्पष्ट इस बार नजर आ रहा है। एक और जो बड़ी बात इसमें इन रुझानों में अभी तक सामने आ रही है, हालांकि देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं ये अंतिम नतीजे नहीं है, अंतिम नतीजे आने में अभी समय लगेगा। अभी हमें दोपहर तक का हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अभी कई राउंड की जो गिनती है, जो काउंटिंग है, वो होनी बाकी है। ईवीएम की जो इसे जो वोट ईवीएम के जरिए जो लोगों ने वोट दिए हैं, उनकी गिनती होनी अभी बाकी है। पहले आपको जैसा कि मालूम है पोस्टल बैलेट के जो वोट होते हैं वो गिने जाते हैं, फिर उसके बाद में जो ईवीएम की जो अलग अलग राउंड की काउंटिंग है वो होती है। तो अभी इनको आप नतीजे मान करके मत चलिएगा, ये अभी रुझान ही है। और रुझानों में लेकिन हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगातार चौथा ऐसा राज्य कर्नाटक हो जाएगा। अगर जो रुझान हम देख रहे हैं, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो गए तो कर्नाटक चौथा ऐसा राज्य होगा जहां पर कांग्रेस बिना किसी सहयोगी दल के अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। तो ये कांग्रेस के लिए जो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई अभी तक लड़ रही थी, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने सियासी वजूद की लड़ाई लड़ रहे थे, उस कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राहत की सांस होगी, एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। अगर वो ये जो रुझान हम देख रहे हैं, यही आंकड़े
अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात होगी। और शायद यही वजह भी है कि हम सुबह से देख रहे हैं कांग्रेस का जो दफ्तर है दिल्ली में, वहां पर जश्न मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और पूजा पाठ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा हमने देखा सुबह तस्वीरें भी सामने आई जब मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो थे वो हनुमान मंदिर में जाकर आज उन्होंने पूजा अर्चना की। आज शनिवार भी है, हनुमान जी का दिन माना जाता है शनिवार को, और इसी वजह से बसवराज बोम्मई वो भी हनुमान मंदिर गए, उन्होंने वहां पूजा की। इसके अलावा दूसरी जो दिलचस्प तस्वीर थी वो शिमला से सामने आई, जहां पर कांग्रेस की जो नेता कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा वो शिमला के जाखू हनुमान मंदिर में पूजा करती हुई नजर आई। तो ये एक दूसरी दिलचस्प तस्वीर थी। हम लगातार देख रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव में जो अलग अलग मुद्दे उठाए गए, बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसे बीजेपी ने भुनाया, और हम देख रहे थे लगातार रैलियों में, जनसभाओं में प्रधानमंत्री मोदी खुद जय बजरंग बली के नारे लगवा रहे थे। इसके अलावा इस पूरे मुद्दे को बीजेपी ने अपने लिए जो है एक तरीके से हम कहें तो अपने फायदे के लिए उसको जो है आगे मास्टर स्ट्रोक की तरह बनाने की कोशिश की थी। लेकिन जो रुझान हम अभी तक देख रहे हैं उसमें कर्नाटक की जनता के ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। एक और जो बड़ी बात इन रुझानों में सामने आई है वो ये है कि मंत्री जो हैं, जो कर्नाटक में बसवराज बोम्मई की कैबिनेट के मंत्री हैं, वो मंत्री भी, उनमें से कई मंत्री जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। हम चाहे बात सोमशेखर की करें, हम चाहे बात सुधाकर की करें या फिर मधुस्वामी की करें, ये जो तमाम मंत्री हैं ये सभी अपनी अपनी सीटों पर पीछे फिलहाल चल रहे हैं। और एक और जो बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, जो अगर विश्लेषण अभी तक के रुझानों का जो मैंने किया है, तो जो बात सामने आई है कि लिंगायत समुदाय जो काफ़ी अपनी सियासी वर्चस्व रखता है कर्नाटक में, उस लिंगायत समुदाय की बहुलता वाली सीटों पर भी बीजेपी पीछे चल रही है और कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। ये भी ट्रेंड निकल करके सामने आया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लिंगायत समुदाय से ही बीएस येदियुरप्पा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वो लिंगायत समुदाय से आते हैं। और इसके अलावा भी लिंगायत समुदाय के बड़े बड़े चेहरे बीजेपी में भी हैं, कांग्रेस में भी हैं। लेकिन जो ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है रुझानों में, वो ये बता रहा है कि लिंगायत समुदाय की जो बहुल सीटें हैं, जहां पर उनकी तादाद ज़्यादा है, वहां पर कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है। इसके अलावा 224 विधानसभा सीटों के लिए 2615 उम्मीदवारों के लिए 5.13 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया था। और जो वोटिंग परसेंटेज रहा था वो भी बड़ी दिलचस्प बात है, वो 73.19% इस बार वोट परसेंटेज था कर्नाटक में। और ये 1957 के बाद, मैं आपको बता दूं, आप ध्यान से सुनिएगा, 1957 के बाद राज्य के चुनावी इतिहास में ये वोटिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा है। यानी कि अभी तक इतना वोट परसेंट कभी कर्नाटक के चुनाव में, सोचिए 1957 के बाद से आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जितना वोटिंग परसेंटेज इस बार 2023 के चुनाव में इसमें रिकॉर्ड किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कर्नाटक में जरूर काम कर रहा है, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि जब कभी भी वोटिंग परसेंटेज हाई होता है, ज्यादा होता है, तो आमतौर पर धारणा यही होती है, माना जाता है कि जो मौजूदा सरकार है उसको बदलने के लिए वहां की जनता ने वोट किया है। वहां की जनता ने जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग के ऊपर हावी था, और उसी वजह से उसी ट्रेंड के चलते लोगों ने जो है वोट दिया और मौजूदा सरकार को हटाने के लिए वोट दिया है। इस तरह की धारणा आमतौर पे मानी जाती है। और ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 38 साल से वहां पर कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार रिपीट नहीं हुई है। आखिरी बार 1985 में रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने सत्ता में रहते हुए चुनाव जीता था। वहीं पिछले 5 चुनाव 1999 का, 2004 का, 2008 का, 2013 और 2018 के जो पिछले 5 चुनाव रहे हैं, उनमें से सिर्फ 2 बार 1999 और 2013 में किसी एक सिंगल पार्टी को बहुमत मिल पाया है। यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो वहां पर कोई पार्टी बन जाती है, लेकिन बहुमत का जो आंकड़ा है, जिसे हम कहते हैं कि बम्पर आंकड़ा, जो मैजिक फिगर होता है, वो किसी पार्टी को अभी तक कर्नाटक की जनता ने नहीं दिया था। हालांकि इस बार कर्नाटक में वो ट्रेंड भी कुछ बदलता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। इसके अलावा बीजेपी जो है वो 2004, 2008 और 2018 में सबसे बड़ी पार्टी बनी। उसने बाहरी सपोर्ट से उस वक्त सरकार बनाई थी। 2004, 2008 और 2018 में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी और उन्होंने बाहरी सपोर्ट के जरिए सरकार बनाई थी, जैसा कि हमने 5 साल पहले भी देखा था।
इसके अलावा कर्नाटक की अगर हाई प्रोफाइल सीटों की अगर बात की जाए तो शिग्गांव की जो सीट है, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था, शिग्गांव की सीट है, वहां पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और यासिर पठान के बीच टक्कर है। कनकपुरा की सीट, वहां से शिव कुमार बनाम आर अशोक के बीच में टक्कर है। वरुणा की जो सीट है वहां से सिद्धरमैया और सोमन्ना के बीच में टक्कर है। हुबली और धारवाड़ सेंट्रल की सीट, यहां से जगदीश शेट्टार बनाम महेश जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके बीच में टक्कर है। चन्नापटना की जो सीट है वहां से कुमारस्वामी, एचडी कुमारस्वामी बनाम योगेश्वर के बीच में टक्कर है। इसके अलावा शिकारीपुरा की जो विधानसभा सीट है वहां से पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजेंद्र और जेबी मलातेश के बीच में टक्कर है। अथणी की जो सीट है वो भी हाई प्रोफाइल सीट है, वहां पर लक्ष्मण सावदी और कुमा थल्ली के बीच में टक्कर है। इसके अलावा चित्तापुर से कांग्रेस के प्रियांक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, उनके और बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत के बीच में टक्कर है। तो ये तमाम वो हाई प्रोफाइल सीटें थीं जिनके नतीजों पर इस बार खास तौर से सभी की निगाहें टिकी रहेंगी कि इनके जो रिजल्ट हैं वो निकल करके क्या आते हैं। लेकिन रुझानों में जो थोड़ा हमें जो अभी तक ट्रेंड देख रहे हैं हम, उसमें हम ये देख रहे हैं कि चित्तापुर की जो सीट है वहां से प्रियांक खड़गे वो लगातार पीछे चल रहे थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरे जो सीटी रवि जो हैं बीजेपी के ही नेता हैं, वो अपनी सीट से चिकमंगलूर से पीछे चल रहे थे। और जगदीश शेट्टर जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी अपनी सीट से फिलहाल जो है वो ट्रेल कर रहे हैं, यानी कि पीछे चल रहे हैं। और सिद्धारमैया पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। एचडी कुमारस्वामी जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी रह चुके हैं कांग्रेस के सपोर्ट से। जब जेडीएस ने सरकार बनाई थी उस वक्त उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। वो अपनी चन्नापटना की जो सीट है वहां से पीछे चल रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो हम देख रहे हैं कि मैंने जैसे कि कहा आपसे, बहुमत का तो आंकड़ा पार कर ही चुकी है। बीजेपी के जो मंत्री हैं सोमन्ना, वो 2700 वोटों से फिलहाल पीछे चल रहे हैं। और बड़ी खबर इस बीच में ये भी आई कि कांग्रेस ने अपने जितने भी जो उम्मीदवार हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उन सभी उम्मीदवारों को बेंगलोर बुलाया है। तो ये एक बड़ी बात है कि बेंगलोर बुलाया है और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो अब आश्वस्त हो चुकी है कि उनके पक्ष में ही चुनावी नतीजे आएंगे। और कारण यही है कि अपने तमाम उम्मीदवारों को उन्होंने बेंगलोर बुलाया है और इसके बाद में जो है आगे की रणनीति जो है वो भी कांग्रेस पार्टी को तय करनी होगी। तो ये तमाम जो अभी तक का जो ट्रेंड सामने आ रहा था वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा बेंगलुरु साउथ से, वहाँ से 4000 वोटों से बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी के जो सीपी योगेश्वर हैं वो कुमारस्वामी के खिलाफ जो है वो लीड कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात है क्योंकि एचडी कुमारस्वामी एक वहां पर क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं, क्षत्रप हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है या बसपा है, या फिर जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। ठीक उसी तरीके से वहां पर जो कर्नाटक में वो क्षेत्रीय पार्टी मानी जाती है जेडीएस, जिसके नेता हैं, जिसके अध्यक्ष हैं एचडी कुमारस्वामी, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और वहां से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। तो अभी तक का जो ट्रेंड था, अभी तक का जो रुझान सामने आ रहे थे, वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। इसके अलावा भी जो अभी और अपडेट कर्नाटक चुनाव से संबंधित सामने आती रहेंगी वो भी मैं आपसे साझा करता रहूंगा। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।